आज हम जिस कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं वो महज एक कॉमिक बुक या कार्टून शो नहीं है। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक घटना बन चुकी है। एक ऐसी महागाथा जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन पीस की। बिल्कुल। वन पीस एक ऐसा नाम जो मांगा और एनिमी की दुनिया में मतलब एक लेजेंड बन चुका है। और हमारे पास ना इसके विश्लेषण के लिए एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के कुछ अंश है। शीर्षक है वन पीस एक महान गाथा। तो इसी स्क्रिप्ट की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मतलब उस स्क्रिप्ट के जरिए देखना कि क्या चीजें इसे महान बनाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है? इस विशाल रोमांचक समुद्री दुनिया, इसके इतने यादगार किरदार और दुनिया भर में इसका जो जबरदस्त असर पड़ा है, उसके सबसे दिलचस्प और अहम पहलुओं को खंगालना, ये समझना कि भाई 2 दशकों से ज्यादा से ये कहानी कैसे लोगों को बांधे हुए है। सही बात है, 2 दशक से ज्यादा, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जरा सोचे, एक ऐसी कहानी जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो दोस्ती, सपनों और आजादी के इतने गहरे संदेश देती है, और जिसका सफर अब भी जारी है। तो चलिए इस ग्रैंड लाइन के समंदर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से मोती मिलते हैं। सबसे पहले, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने देखने वाले से होती है। इचिरो ओडा। बिल्कुल। इचिरो ओडा 1975 में जापान के कुमामोटो में जन्मे, बचपन से ही समुद्री डाकुओं की कहानियों के शौकीन थे। और उन पर, जैसा कि स्क्रिप्ट में भी है, अकीरा तोरियामा की ड्रैगन बॉल का बहुत गहरा असर था। ड्रैगन बॉल, हाँ, वो तो कईयों की प्रेरणा रही है। हाँ, और यहीं से उनके मन में वो सपना पला कि वो अब तक की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक एडवेंचर कहानी बनाना चाहते थे। और देखिए, सपना देखना एक बात है, पर उसे हकीकत में बदलना, वो भी मांगा इंडस्ट्री जैसी इतनी कॉम्पिटिटिव जगह पर, ये बिल्कुल दूसरी बात है। जब उन्होंने जुलाई 1997 में अपना आइडिया वीकली शोनेन जंप को पेश किया होगा, वो जापान की सबसे बड़ी मांगा मैगजीन है, तो क्या माहौल रहा होगा? मुश्किल तो हुआ होगा। यकीनन यकीनन बहुत बड़ा जोखिम था। मांगा इंडस्ट्री में सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। और ओडा जिस स्केल की कहानी का वादा कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो लगातार फैलती जाए, अनगिनत किरदार हों, कहानी दशकों तक चले, वो उस समय लगभग अनसुना था। हाँ, एडिटर्स ने सोचा होगा कि ये चल पाएगा क्या। बिल्कुल। बहुत से एडिटर्स शायद हिचकिचाए होंगे, लेकिन शोनेन जंप ने उन पर भरोसा दिखाया। शायद उन्हें कुछ खास दिखा होगा। और वहीं से शुरुआत हुई मंकी डी लफी नाम के उस लड़के के सफर की, जिसका शरीर रबर की तरह खिंच सकता है। अजीब कॉन्सेप्ट था, लेकिन लफी का जो अनोखा ह्यूमर था, उसके गहरे जज्बात और कहानी का वो बेमिसाल एडवेंचर, उसने पाठकों को पहली ही झलक में पकड़ लिया। ये सिर्फ एक और एक्शन मांगा नहीं था, इसमें कुछ अलग था, कुछ खास बात थी। और वो अलग बात शायद इसकी दुनिया ही है। वन पीस को इतना असाधारण बनाने में इसकी दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है ना? ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं लगता, ये तो अपने आप में एक जीता जागता किरदार लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वर्ल्ड बिल्डिंग ही वन पीस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ग्रैंड लाइन, वो रहस्यमयी और खतरनाक समुद्री रास्ता जहां असली रोमांच है। फिर वो डेविल फ्रूट्स, वो अजीब फल जिन्हें खाने पर अविश्वसनीय शक्तियां मिलती हैं, जैसे लफी का रबर बनना। या चॉपर का इंसान की तरह बोलना, लेकिन बदले में वो समंदर में तैरने की काबिलियत खो देते हैं। कितना बड़ा ट्रेड ऑफ है। बिल्कुल। और फिर समुद्री डाकुओं के अलग अलग दल, हर किसी का अपना मकसद, अपनी ताकत, और वर्ल्ड गवर्नमेंट और उसके मरीन्स के बीच का वो कभी ना खत्म होने वाला सत्ता संघर्ष। ये सब सिर्फ सजावट नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर द्वीप की अपनी कहानी है, अपनी अलग संस्कृति, अपना इतिहास, अपने राजनीतिक दांव पे चल रहे हैं। स्काइपिया जैसा आसमान में बसा द्वीप हो या वाटर 7 जैसा पानी पर तैरता शहर, हर जगह कुछ नया, कुछ अनोखा मिलता है। ओडा ने ये दुनिया कैसे गढ़ी होगी, मतलब कितनी डिटेलिंग है। ये उराडा की बारीकी और उनकी दूरदर्शिता का कमाल है। वो सिर्फ नक्शे नहीं बनाते, वो उन जगहों को जीते जागते माहौल से भरते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग, उनके रीति रिवाज, उनकी समस्याएं, सब कुछ कहानी का हिस्सा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया रुकी भी नहीं है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दुनिया के नए राज खुलते हैं, पुराने किरदारों की भूमिका बदलती है, सत्ता का संतुलन बिगड़ता है। ये एक लगातार विकसित होती दुनिया है जो पाठकों को हमेशा चौंकाती रहती है। ये बात तो है। और इस विशाल दुनिया के बीच कहानी का दिल धड़कता है किरदारों में।
खासकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। ये किसी आम समुद्री डाकू दल जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। वो तो वन पीस की आत्मा है। सेंटर में है उनका कप्तान मंकी डी लफी, निडर, आशावादी और पूरी तरह आजाद, जिसका बस एक ही सपना है, समुद्री डाकुओं का राजा बनना और वन पीस नाम का वो महान खजाना ढूंढना। लेकिन वो अकेला नहीं है सफर में। हाँ, उसके साथ है ज़ोरो, 3 तलवारें चलाने वाला वो योद्धा जो दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। फिर नामी, वो जबरदस्त नेविगेटर जो पूरी दुनिया का नक्शा बनाना चाहती है और अपने गांव को आजाद देखना चाहती थी। और उसोप, वो झूठा लेकिन बहादुर स्नाइपर जिसके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं। और फिर सैनजी, वो लड़कियों का दीवाना लेकिन लाजवाब शेफ और क्या गजब का फाइटर है, टोनी चॉपर, वो प्यारा सा रेनडियर डॉक्टर जो हर बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है। निको रॉबिन, वो रहस्यमयी आर्कियोलॉजिस्ट जो दुनिया के खोए हुए इतिहास, वो पोनेग्लिफ को पढ़ना चाहती है। फ्रैंकी, वो साइबॉग शिपराइट जिसका बनाया जहाज थाउजेंड सनी उनका घर है। ब्रुक, वो जिंदा कंकाल म्यूजिशियन। हाँ, जिसकी आत्मा योमी योमी नोमी फल की वजह से वापस आ गई। और अब जिम्बे, वो महान फिशमैन, कराटे एक्सपर्ट और पूर्व वॉरलॉर्ड जो लफी के प्रति इतना वफादार है। ये लिस्ट ही मतलब कितनी विविध है। हाँ, और ये विविधता ही उनकी ताकत है। ये सिर्फ एक क्रू नहीं है, ये एक चुना हुआ परिवार है। उनका आपस का रिश्ता इतना गहरा और अटूट है कि वही कहानी की असली भावनात्मक बुनियाद है। वो एक दूसरे के सपनों के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सही कहा। और ओडा हर किरदार को उसका वक्त देते हैं, उनका अतीत दिखाते हैं, उनके संघर्षों को उभारते हैं, जिससे पाठक उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। हम उन्हें सिर्फ कहानी के किरदारों की तरह नहीं देखते, हम उनके सफर में उनके साथी बन जाते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव यकीनन एक बड़ा कारण है कि फैंस इस कहानी से इतना प्यार करते हैं। और इसी जुड़ाव को मांगा के पन्नों से निकालकर छोटे पर्दे पर लाना, वो भी एक बड़ी चुनौती रही होगी। अक्टूबर 1999 में जब टोई एनिमेशन ने वन पीस एनिमे शुरू किया तो क्या उम्मीदें थीं? उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मांगा उस वक्त तक काफी लोकप्रिय हो चुका था। टोई एनिमेशन ने ओडा के विजन को स्क्रीन पर उतारने में काफी हद तक सफलता पाई। हालांकि समय के साथ एनिमेशन का स्टाइल बेशक बदला है, कभी बेहतर हुआ, कभी शायद उतना नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन किरदारों को आवाज देने वाले वॉइस एक्टर्स जैसे मयूमी तनाका, लफी की आवाज, काजुया नकाई, ज़ोरो, अकेमी ओकामुरा, नामी, उन्होंने इन किरदारों में जान डाल दी है। उनकी आवाजें आइकॉनिक बन गई हैं। बिल्कुल। और संगीत, वीआर जैसा क्लासिक ओपनिंग थीम। ओह वीआर, वो तो एंथम है। हाँ, या बिंग साक जैसी वो दिल को छू लेने वाली धुन। संगीत ने एनिमे के अनुभव को और भी यादगार बनाया है। निश्चित रूप से। लेकिन एनिमे की आलोचना भी हुई है, खासकर उसकी गति को लेकर, या फिर वो फिलर आर्क्स, यानी वो एपिसोड्स जो मूल मांगा कहानी का हिस्सा नहीं होते, उनके लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये आलोचना काफी हद तक जायज है। कई बार, खासकर जब एनिमे मांगा की कहानी के बहुत करीब पहुंच जाता है, तो पेसिंग स्लो कर दी जाती है। हाँ, ताकि मांगा को आगे बढ़ने का टाइम मिल जाए। बिल्कुल। या फिर फिलर कंटेंट डाला जाता है। ये कभी-कभी दर्शकों के लिए, खासकर जो मांगा पढ़ रहे हैं, उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद एनिमे ने किरदारों के जोश, एक्शन सीक्वेंस के रोमांच और कहानी की भावनात्मक गहराई को काफी हद तक बनाए रखा है। और ये भी सच है कि दुनिया भर के लाखों फैंस के लिए एनिमे ही वन पीस की दुनिया में पहला कदम था। अच्छा, ये बात भी सही है। हाँ, इसने कहानी को उन लोगों तक भी पहुंचाया जो शायद मांगा नहीं पढ़ते। इसने किरदारों को आवाज और हरकत दी, जिससे वो और भी जीवंत हो उठे। और इस लंबे सफर में कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं जो मील के पत्थर बन गए। कुछ ऐसे आर्क्स जिन्होंने कहानी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जैसे ईस्ट ब्लू सागा, जहां सब कुछ शुरू हुआ। लाफी ने अपने पहले साथी ढूंढे, वो एक शुरुआत थी। हाँ, वो शुरुआती मासूमियत और रोमांच का दौर था। फिर आया अलाबास्टा सागा, एक पूरे राज्य को बचाने की वो महागाथा, जहां हमने क्रोकोडाइल जैसे शक्तिशाली शिचिबुकाई दुश्मन और विवी जैसी राजकुमारी के दृढ़ संकल्प को देखा। वहां विश्वासघात था, बलिदान था और रेगिस्तान में दोस्ती के आंसू थे। और फिर एनिस लॉबी, शायद सबसे यादगार आर्क्स में से एक। एनिस लॉबी, ओह, रॉबिन की वो चीख, मुझे जीना है, आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक किरदार को बचाने की लड़ाई नहीं थी, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी महाशक्ति को सीधी चुनौती थी, सिर्फ अपने एक साथी के लिए। क्या मोमेंट था वो। बिल्कुल, वो पल दोस्ती की ताकत का प्रतीक बन गया।
और उसके बाद मरीन फोर्ड का महायुद्ध, वो तो जैसे वन पीस की दुनिया का वर्ल्ड वॉर था। सही कहा है। इसका दुखद अंत, व्हाइट बियर्ड की वो आखिरी दहाड़ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, इसने कहानी के दाव और खतरों को एक नए, कहीं ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया। इसने दिखाया कि इस दुनिया में हार और नुकसान भी वास्तविक हैं, ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। और ये सिलसिला रुका नहीं। ड्रेसरोसा में डो फ्लामिंगो के अत्याचार का अंत, होल केक आइलैंड में एक योंको मतलब सम्राट बिग मॉम से सीधी टक्कर। हाँ, फिर वानो कंट्री का वो विशाल आर्क जिसने जापान की संस्कृति को कहानी में इतनी खूबसूरती से बुना, और काइडो जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर जीव कहे जाने वाले दुश्मन को हराया। और अब चल रहा एगहेड सागा, जो कहानी को उसके अंतिम चरण की ओर ले जा रहा है। हर आर्क के साथ दुनिया बड़ी होती जाती है, रहस्य और गहरे होते जाते हैं। यही वन पीस की खूबी है। ये कहानी कभी स्थिर नहीं होती, ये लगातार विकसित हो रही है, किरदारों को चुनौती दे रही है और फैंस को नए रोमांच और गहरे भावनात्मक क्षण दे रही है। ओडा ये संतुलन बखूबी बनाए रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी अविश्वसनीय सफलता की, आंकड़ों की। ये सिर्फ लोकप्रिय नहीं है, ये आंकड़ों के लिहाज से भी एक अजूबा है। दुनिया भर में 550 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये आंकड़ा मतलब दिमाग घुमा देता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, जैसा स्क्रिप्ट में भी मेंशन्ड है, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी एक लेखक द्वारा लिखी गई कॉमिक बुक सीरीज की सबसे ज्यादा प्रकाशित प्रतियों का रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड एचिरो ओडा के नाम है, जिन्होंने अकेले ही इस विशाल दुनिया को रचा है और लगातार रचते जा रहे हैं। ये उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण है। अकेले ही? ये तो और भी कमाल की बात है। बिल्कुल। और सोचिए, इसने बिक्री के मामले में बैटमैन और ड्रैगन बॉल जैसे स्थापित और वैश्विक नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि इसकी अपील कितनी व्यापक और स्थायी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी हुई है। और इसका असर सिर्फ बिक्री तक सीमित नहीं है, इसने मांगा और कॉमिक्स इंडस्ट्री पर भी गहरा प्रभाव डाला है ना? निश्चित रूप से। मांगा बनाने वालों की कई पीढ़ियों ने ओडा से प्रेरणा ली है। उनके कहानी कहने का तरीका, दुनिया बनाने की कला, किरदारों का विकास, इन सब ने नए आर्टिस्ट को प्रभावित किया है। आप कई नई मांगा सीरीज में वन पीस का प्रभाव देख सकते हैं। और इसका फैन बेस, वो तो अपने आप में एक दुनिया है। हाँ, फैन बेस की बात करें तो वो वाकई कमाल का है। दुनिया भर में बड़े बड़े फैन कन्वेंशंस होते हैं, कॉस्प्लेयर्स होते हैं जो अविश्वसनीय बारीकी से किरदारों के गेटअप में आते हैं, जैसे वो मांगा से निकलकर सीधे सामने आ गए हों। हाँ, वो कॉस्प्ले कमाल के होते हैं। और अनगिनत वीडियो गेम्स बन चुके हैं, थीम पार्क में आकर्षण है, मर्चेंडाइज की तो कोई गिनती ही नहीं। सही कहा। वन पीस अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया है, ये कई लोगों के लिए एक जीवन शैली, एक जुनून बन चुका है। फैंस सिर्फ कहानी पढ़ते या देखते नहीं हैं, वो इसके सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, किरदारों से सीखते हैं और इसकी दुनिया में खोए रहते हैं। ये एक समुदाय है जो इस कहानी के लिए एक समान प्यार साझा करता है। और फिर 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कई लोगों को चौंका दिया, खासकर हम जैसे पुराने फैंस को। नेटफ्लिक्स ने वन पीस का लाइव एक्शन रूपांतरण रिलीज किया। एनीमे और मांगा के लाइव एक्शन अडेप्टेशन का इतिहास देखते हुए बहुत से लोग डरे हुए थे कि ये भी शायद उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। हाँ, डर वाजिब था, क्योंकि अतीत में ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन या घोस्ट इन द शेल जैसी कई कोशिशें बुरी तरह नाकाम रही थीं। फैंस को डर था कि हॉलीवुड शायद वन पीस की आत्मा को, उसके एसेंस को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। हाँ, हैरानी की बात यह हुई कि यह सीरीज सफल रही, और इसकी एक बड़ी वजह थी खुद एइचिरो ओडा का इसमें सीधे तौर पर शामिल होना। वो बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। अच्छा, ओडा का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण रहा इसमें? बहुत ज्यादा। ओडा ने स्क्रिप्ट से लेकर कास्टिंग और फाइनल प्रोडक्शन तक हर पहलू पर नजर रखी। ये बात उन्होंने खुद भी कही है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कहानी का मूल भाव, किरदारों का व्यक्तित्व और दुनिया का जादू बरकरार रहे। नतीजा ये हुआ कि सीरीज ने उस मिथक को तोड़ दिया कि लोकप्रिय एनिमे का अच्छा लाइव एक्शन अडेप्टेशन बन ही नहीं सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसे सालों पुराने फैंस ने भी सराहा, और उन नए दर्शकों ने भी जो वन पीस की दुनिया से पहली बार रूबरू हो रहे थे। इसने एक पूरी नई पीढ़ी को लफ़ी और उसके साथियों के साथ ग्रैंड लाइन के सफर पर निकलने के लिए प्रेरित किया। ये दिखाता है कि कहानी का कोर कितना मजबूत और यूनिवर्सल है, कि वो अलग अलग माध्यमों में भी सफल हो सकता है। कमाल है। और इस पूरी महागाथा के कप्तान यानी एइचिरो ओडा
25 साल से भी ज्यादा समय से लगातार इस जहाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और अब कहानी अपने फाइनल सागा यानी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? रहस्य तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, फाइनल सागा शुरू हो चुका है और अब सारे बड़े पत्ते खुलने वाले हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट के असली इरादे क्या हैं, वो शून्य सदी का सच क्या है जिसे सबसे छुपाया जाता है, डेविल फ्रूट्स की असलियत क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, वो पौराणिक खजाना वन पीस आखिर है क्या? इतने सालों से फैंस इंतजार कर रहे हैं, हजारों थ्योरीज बन चुकी हैं। हाँ, थ्योरीज तो अनगिनत है। और लफी, क्या वो समुद्री डाकुओं का राजा बन पाएगा? उसका क्रू इतिहास में अपनी क्या छाप छोड़ेगा? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। ओडा ने इन सवालों के जवाब अभी पर्दे के पीछे रखे हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि कहानी का अंत इस लंबे इंतजार के लायक होगा और वो सभी मुख्य रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और सच कहूं तो यही प्रत्याशा, यही उत्सुकता भी वन पीस की निरंतर सफलता का एक अहम हिस्सा है। फैंस हर नए चैप्टर या एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ऑनलाइन फोरम पर घंटों चर्चा करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ओडा आगे क्या करने वाले हैं। ये इंतजार भी इस अनुभव का हिस्सा बन गया है। तो आज हमने वन पीस के इस अद्भुत दुनिया की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने इसके किरदारों की गहराई, इसकी रिकॉर्ड तोड़ सफलता, एनीमे और लाइव एक्शन के सफर और इसके गहरे सांस्कृतिक प्रभाव पर नजर डाली। जैसा कि हमने समझा, ये कहानी सिर्फ समुद्री डाकुओं की लड़ाइयों या किसी छिपे हुए खजाने को खोजने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, इसका असली सार शायद उन विषयों में छपा है जिन्हें ओडा बड़ी खूबसूरती से बुनते हैं। अपने सपनों का हर कीमत पर पीछा करना, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। दोस्ती और वफादारी के अटूट बंधन बनाना जो हर मुश्किल में आपका साथ दें, और जीवन के इस अनजान रोमांचक सफर पर बिना डरे निकल पड़ना। लफी का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा। हाँ, और जोरो का अनुशासन, नामी की बुद्धि, उसूब का डर पर काबू पाना, सेंजी की दरियादिली, हर किरदार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। बिल्कुल। इचिरो ओडा का संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली लगता है। हर किसी को अपनी ग्रैंड लाइन खुद ढूंढनी चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए, अपनी शर्तों पर आजादी से जीना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात, कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। स्ट्रॉ हैट्स की पूरी कहानी इसी फलसफे पर आधारित है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा खजाना शायद वो सफर ही है। वो अनुभव जो रास्ते में मिलते हैं, वो लोग जो दोस्त बनते हैं, और वो बदलाव जो हम खुद में महसूस करते हैं। बिल्कुल, ये सफर ही मंजिल है शायद। हाँ। कुछ ऐसा ही लगता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। वन पीस की कहानी का कौन सा तत्व, चाहे वो कोई खास किरदार हो, दोस्ती या आज़ादी जैसा कोई थीम हो, दुनिया का कोई अनसुलझा रहस्य हो, या शायद ओडा की कहानी कहने की कलाई हो, व्यक्तिगत तौर पर किसी को सबसे ज्यादा क्यों छूता है? इसका जवाब शायद हर फैन के लिए अलग होगा। और यही इस कहानी की असली खूबसूरती और ताकत है। ये हर किसी को अपने तरीके से जुड़ती है।